स्वागत है आप सभी का Cloud9 न्यूज़ में। अभी मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ से आए वरिष्ठ पत्रकार रुपेश गुप्ता जी। बिहार विधानसभा चुनाव में जो पहला चरण का मतदान है वो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोर शोर पे है। चुनावी सरगर्मियों के बीच हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पत्रकार की नज़र से कि आखिर बिहार में क्या है माहौल, क्या ये बदलाव के संकेत हैं या कुछ और, या सरकार रिपीट होने जा रही है। हम बात करते हैं रुपेश गुप्ता जी से। सर आप बताइए कि आप जो है आपने जो अब तक देखा पहले चरण के जितने क्षेत्र थे उसमें आपको क्या लगता है, क्या है, क्या आबो हवा चल रही है? देखिए, जितने भी क्षेत्र में हमने दौरे किए हैं, जितनी जगहों पे गए हैं, उससे एक बात बड़ी कॉमन निकल रही है कि 15 साल बहुत हो गया, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, हमको चेंज करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से चेंज होता है, अब किसी को जनता 15 साल देने वाले नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की जात पात की जो राजनीति यहाँ पे अब तक रही है, आप देखेंगे कि इस चुनाव में जो लोगों से बातचीत हुई उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि ये दीवार दरकनी शुरू हो जाए, क्योंकि युवा जो है वो युवा ये चीज़ देख रहा है कि चेंज कौन कर सकता है, हमारे एजेंडे कौन एड्रेस देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव का नैरेटिव नौकरी है, तेजस्वी ने सेट कर दिया और इसकी वजह से एक ग्रोथ उसको तमाम जगहों पे मिलती है। लेकिन बड़ा मसला ये है जी कि अपने वोट बैंक एनडीए के लिए उन वोट बैंक में कितनी सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि कुछ महिलाओं से मैंने बात की, उन महिलाओं ने नीतीश के कामकाज की तारीफ की है, नीतीश के कामकाज को याद किया है कि हम जब ग्रेजुएट हुए तो हमको 50,000 रुपये मिले, पहले 25,000 मिलते थे, तो उससे हमारी कंपटीशन में या दूसरी चीज़ों के लिए बड़ी मददगार वो योजना साबित हुई। इसके अलावा हमको 50% रिजर्वेशन दिया। तो महिलाओं का वोट क्या होता है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा खुल करके नहीं बोलती, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने नैरेटिव सेट किया इस बार चुनाव का, तो क्या लोग बतौर मुख्यमंत्री आपको लगता है कि उन्हें स्वीकार कर पा रहे हैं या वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देख रहे हैं? देखिए, जो लोग बात कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो बिल्कुल वही है। देखिए, सरकार से नाराज़गी अपनी जगह है। मान लीजिए आपने कहा कि 15 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी एक चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को मौका मिलना चाहिए वो दूसरा कौन है? मेरा सवाल दरअसल ये है। देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे जेडीयू है और बीजेपी का कोर वोटर है, वो बहुत हद तक एलजेपी में शिफ्ट हुआ है, वो इसको उम्मीद की तरह देख रहा है। नाराज़गी वहाँ भी है, नाराज़गी यहाँ पे भी है, लेकिन जो बड़ा सेक्शन है वो सेक्शन कह रहा है कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार। मुझको तो नहीं मालूम था कि ये नारा भी है, लेकिन हर जगह सुनते सुनते ये मुझको समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है। अच्छा, एक बात जो और है कि जो एनडीए का गठबंधन है उसने बहुत ही सफाई से इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये जो भी एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, वो नाराज़गी दरअसल नीतीश के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा है? देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हुई थी और उस वरिष्ठ नेता ने बातचीत में बताया था कि वो लोग एक जो स्ट्रैटेजी विपक्ष की होती जा रही है 2019 के बाद, कि वो पीएम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, स्टेट के सीएम को टारगेट कर रहे हैं, और वो एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी हर जगह पे नज़र आ रही है और जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे हैं, वो जो ये कर रहे हैं उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसा है तो। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बीजेपी ने नाकामी से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से ग्राउंड तैयार करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या ये शहर में जो होर्डिंग्स आप देखते हैं जी कि 10 में से 9 होर्डिंग में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, अखबार के फ्रंट पेज में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सवाल ये हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। हमारा भी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ सीएम तो बनेंगे नहीं वो, और आपकी गठबंधन के जो चेहरे हैं घोषित तौर पे हैं कि नीतीश कुमार वो एनडीए के चेहरे हैं जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है।
तब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी ये बताने में कि दरअसल ये जो भी नाराज़गी है वो नीतीश के खिलाफ ही है और हमारे खिलाफ नहीं? क्योंकि कई इलाकों में ये भी देखा गया, आपने भी देखा कि जो इंटेलेक्चुअल वोटर है या फिर जो बोलने वाले लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बीजेपी के वोटर हैं लेकिन वो नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो अपनी बातों में कभी भी बीजेपी का जिक्र नहीं करते, जबकि 15 साल तो बीजेपी भी साथ में थी। ये सवाल पूछना भी चाहिए कि सरकार की भागीदारी तो कहीं ना कहीं रही है। एक्चुअली बीजेपी अपने लिए अब स्कोप दिख रही है और वो स्कोप उसको नीतीश के बरस का नज़र नहीं आ रहा है, नीतीश के रेफरेंस से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि अगर ये चुनाव में बीजेपी अलायंस हारती है तो नीतीश की ये बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आखिरी बारी है। अब इसके बाद उनको नया लीडर चाहिए, तो बीजेपी ने प्लान बी के तहत चिराग पासवान को आगे किया। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाजपा के जो नेता थे जिनको भाजपा से टिकट मिलनी थी उनको चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट दी है, तो वो बहुत अच्छे से गेम समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को। लेकिन भाजपा भरसक कोशिश कर रही है कि जो चुनाव की हार में अगर हार होती है तो इसका ठीकरा नीतीश पर फोड़ा जाए, जीत होती है तो बोला ये जाएगा कि हमारी वजह से स्थिति बच रही है। अच्छा, एक स्थिति ये भी आती है कि मान लीजिए कि साफ गवर्नमेंट किसी तरह से अलायंस बनता है, तो जो उद्धव ठाकरे ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, नीतीश सीएम नहीं होंगे अगर भाजपा की सीटें बढ़ती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर मौक़ों पे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें ज़्यादा रही है। पहला वाला चुनाव छोड़ के आया तो पहली बार तो सीएम बने थे तब बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी नहीं रही है पिछले 2-3 चुनावों में। इस बार क्या होगा? क्या बाकी फिर से जैसा कि माहौल दिख रहा है जेडीयू को इतनी सीटें नहीं मिलने वाली है, तो मान लीजिए 20-25 सीटें कम मिलती हैं कंपैरिजन में बीजेपी के कंपैरिजन में, तब भी क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि नीतीश कुमार और भाजपा अगर गठबंधन बना करके सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तब की परिस्थितियां ये हो सकती हैं कि नीतीश कुमार, चूँकि उनके पास उस कैलिबर का, उस क्षमता वाला कोई नेता नहीं है। सुशील मोदी अगर चुनाव लड़ लेते तो ज़मानत जब्त हो जाती है उनकी। दूसरे एक नेता और हैं जो कि पटना से लड़ते हैं, नंद किशोर यादव, उनकी भी हालत पहले जैसी मजबूत नहीं है। मतलब भाजपा के जो कोर सीटें थी वहाँ पे भी भाजपा की स्थिति कई जगह पे ऐसा लगता है कि आसान नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, एक तरफा वोट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि एक उनके सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन जैसा हमने झारखंड में देखा, जैसा हमने बाकी प्रदेशों में देखा है कि आरएसएस से कोई जुड़ा हुआ पुराने व्यक्ति को ला करके वो बिठा देते हैं और फिर वो उनका चेहरा बन जाता है। तो भाजपा की स्ट्रैटेजी ये होगी कि किसी भी तरीके से अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो अपने को सामने आए। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि अलायंस से अगर कुछ सीटें कम हो जाती हैं, तो जो वो राजस्थान में करती है, कर्नाटक में करती है, मध्य प्रदेश में करती है, राजस्थान में फेल हो जाती है, वहाँ की परिस्थितियों और वहाँ की स्ट्रैटेजी के मद्देनज़र फिर कुछ तोड़ फोड़ ये यहाँ करेंगे और फिर तो भाजपा ही भाजपा है। जनरली जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वॉइस बहुत वोकल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत लाउड है सत्ता के खिलाफ, एकदम गुस्सा, नाराजगी, खुल के, बिना चिंता के। बाकी जगहों पे सबको चिंता ये रहती है कि अगर मान लो फिर से रिपीट हो गई, तो जब उनको मालूम है कि रिपीट नहीं हो रही तभी वो इतना तेज बोलती है। आरजेडी अगर मान लीजिए आरजेडी को वोट नहीं मिलता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या देखते हैं? मतलब क्या है ऑप्शंस आरजेडी के पास? आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी अलायंस की बात कर रहे हैं? अलायंस की बात कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी अलायंस के पास बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बाकी राज्यों में जहाँ कांग्रेस या गैर भाजपा जो पार्टियाँ हैं वो सत्ता में आने से चूकती हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। सत्ता में है और उनको ये इस काम में मास्टरी है। अमित शाह का इस मामले में कोई तोड़ नहीं है। सारे संसाधन, वो तो वहाँ की सरकारें गिर जाती हैं जहाँ पे बहुमत में होती है दूसरी पार्टी। थोड़ा बहुत मार्जिन में नहीं चाहिए, अब तो इनको ऐसा मार्जिन चाहिए जिसपे कि ये सोच न सके कि गिरा सकते। वरना सोचिए, राजस्थान में पर्याप्त बहुमत, मध्य प्रदेश में बहुमत था ना, और छत्तीसगढ़ में भी चर्चा चल जाती है कई बार जहाँ पे ऐसी तो स्थिति कहीं भाजपा की नहीं होगी 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में। अच्छा, आपने पिछला छत्तीसगढ़ चुनाव भी कवर किया। छत्तीसगढ़ चुनाव में ये चर्चा थी कि रमन सिंह
आराम से कंफर्टेबली फिर दोबारा आ जाएंगे, दोबारा चौथी बार आ जाएंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि वही वाला हाल यहाँ भी है? देखिए, एक चीज़ को समझिए आप, जब आप सत्ता को कॉमन मैन से जो चुने हुए लोग हैं उनको देते हैं, बात को समझिए, बहुत गंभीर बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उनकी सारी चीज़ें गलत सही पहुंचती रहती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्ता में लंबे समय तक रहता है तो उसको सिस्टम चलाना आ जाता है। तो अपने अफसरशाही को किस तरह से कंट्रोल में करके क्या ज़्यादा से अधिकार संपन्न करके और फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। और वो मैनेज सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट होता है वो न्यूज़ में होता है। वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ में बच्चा जो झारखंड, जो बिहार में नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग खामोश ज़रूर थे, लेकिन वो कैमरा ऑफ होता था बोलते थे कि बदलबो। और यहाँ भी बोल रहे हैं बदलाव है, यहाँ वोकल बोल रहे हैं, वहाँ पे उतने वोकल नहीं थे। अब जो ये जो सर्वे आए हैं, पीपल सर्वे, उसमें ज़्यादातर क्या सब में यही दिखाया गया कि एनडीए को 150 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो इन सर्वे के बारे में आप ही क्या राय है? आपकी जो राय है और जो सर्वे है, मेरा ख्याल है 40 साल उम्र हो चुकी है, 22 साल आपको हो चुके हैं। कितने सर्वे के लिए आपके पास लोग पहुँचे हैं? तो एक भी नहीं, तो सही कहा आपने। तो ये सर्वे की सच्चाई है। कुछ हमारे मित्र हैं वो फ़ोन करके 6-7, लेकिन आप देखिए, जब पब्लिक जवाब देती है वो रैबिट होल में जवाब आप डलवाने की कोशिश करते हैं। जो उसके मन में है वो बात नहीं होती है। आप सवाल ऐसे पूछिए जिन सवालों से वो अपने मन की बात कहें। आप जवाब पूछेंगे ये पसंद है वो पसंद है, अरे तो भाई दिन भर जिनका पोस्टर देख रहे हैं उन्हीं को तो देना है ना, उन्हीं को तो बोलेंगे। हमको तो याद भी नहीं है। मुझको याद है एबीपी न्यूज़ ने पिछले साल जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या किया उन्होंने कि एक कॉलेज गया और कॉलेज में ये कह दिया, लोगों से बातचीत की, बोला कि किस नेता का नाम है, तो बोले रमन सिंह का नाम। ऑब्वियस याद होगा क्योंकि हर वोटिंग में रमन सिंह दिखते हैं। डीबीआर होता है ना, वही 100 करोड़ का बजट होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के काम का चेहरे को चमकाने का काम कर रहा है। तो वही सेम नीतीश कुमार के साथ यहाँ हुआ है। तो लेकिन आप उसी चुनाव में 15 सीट, मतलब 3 सीट सिर्फ आ रही है, अगर जो कि कांग्रेस नहीं होती तो सिर्फ 3 सीटें 90 में से आती भाजपा की। ये स्थिति थी। उस जगह पे ये सर्वे आ रहे हैं कि 3 से क्या कांग्रेस से किसी नेता का नाम याद नहीं है किसी वोटर को। ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो ये बहुत फेयर गेम नहीं होता है क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। और किसी सोशियोलॉजिस्ट के साथ बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल सर्वे किस तरह से होते हैं, तो फिर समझ में आएगा कि ये बहुत प्रोफेशनल किस्म का काम है जिसमें पैसे बनाए जाते हैं, ब्रांडिंग की जाती है, जो बैठ करके वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और जो एजेंसियाँ होती हैं जो वाकई में अच्छे सर्वे करती हैं, बताइए ना उनके सर्वे कहाँ रहे? जो पिछली बार झारखंड में, जो पिछली बार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में सही हुए हैं, उनका कितना सर्वे देखा? आप ले देखे एक व्यक्ति का सर्वे देखते हैं आए जिनके पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर के संस्थापक हैं, जो आरएसएस से संबंध है। मतलब मैं खोल के बोल रहा हूँ। कुमला के कहना ये है कि अभी जो चुनाव है, बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव 2020, उसमें बदलाव की हवा ज़रूर है, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसे मिलेगा इसको लेकर थोड़ी सी अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है।